गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सवाल से, और सवाल ये है, एक लफ्ज है उर्दू का। मुश्किल सवाल मेरे लिए मत लेके आना, ये मेरे हाथ देखे यहाँ, मतलब आपसे आपने हिम्मत नहीं हारनी। सबीन की तरह बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी आपने, ठीक है? चले बताएं, आज मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो उर्दू का लफ्ज है जहां। जहां क्या मतलब होता है? जहां के जहान, जहां नून गुन्ना है में। जहां का मतलब दुनिया होता है ना, कि इस जहां में, इस दुनिया में, ये कहा जा रहा होता है। अच्छा, हाँ, और मतलब कहते हैं अगर कहना हो वो वहां जा रहा है, या नहीं, जहां चीज जहां रखा है, जहां रखा है। तो अच्छा, दो मतलब भी तो होते हैं ना। अब दो उसमें भी वैसे यूज हो रहा होता है। जैसे कहना हो मैंने कि वो ग्लास जहां मैंने रखा था। हाँ। अब इसमें जहां का मतलब क्या है? जहां का मतलब वहां, जगह। हाँ, जगह ना, एग्जैक्टली, वो स्पेस जहां पर रखा है। और ये दुनिया जहां में जहां क्या है फिर? दुनिया इटसेल्फ काफी नहीं था? मुझे नहीं पता। मुझे खुद भी नहीं पता, आप हमें बताएं जी। सुबह मेरे दिमाग की दही करती है। नहीं, वो मेरे बेटे का उर्दू का पेपर है आज। अच्छा, तो वो दुनिया जहां का लफ्ज मैं उसे समझा रहा था। बेटे का उर्दू का पेपर है, इन्होंने वो मेरा पेपर बन गया। इनका पेपर बना, इन्होंने कहा अब मैं सबका पेपर बना के रहूंगा कुछ भी। अच्छा, वैसे देखें शुएब, वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली हम लोग जिन पर बाज़-औक़ात ध्यान नहीं दे रहे होते, और हम बोल रहे होते हैं रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में, उन अल्फाज को भी बोल रहे होते हैं, वोकैबुलरी इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता होता कि उस चीज़ का एक्चुअल मतलब क्या है। तो यही होता है जब आप बच्चों के साथ बैठते हैं तो एक्चुअली चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें सिखाते सिखाते आपको पता चलता है बहुत सारी चीजें जो कि आपको सीखने की जरूरत है। exactly. उनके साथ साथ आप खुद सीख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। पढ़ाने बच्चों को बैठते हैं, लेकिन एक्चुअली पढ़ हम खुद भी रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है। जैसे कि कल उसको मैंने ना हे से, यानी हलवे वाला जो हे है, उससे कोई पिक्चर कनेक्ट करानी थी। अच्छा, अब वो कीड़े मकोड़े बने हुए थे, ग्रास ऊपर भी था, आंट चूंटी भी थी। अब मैं सोचूं ये हे से ये कैसे बनता है? ये हे से ग्रास ऊपर तो नहीं बनता, हे से चूंटी भी नहीं बनती, हे से ये जो कीड़े हैं ये तो नहीं बनते। हे क्या से बनता है? हशरात। अच्छा, हे से हशरात। मैं तो वाकई सीख रहा हूँ। एग्जैक्टली, चलेंगे। अच्छी बात है कि थोड़ा सा हमारी पढ़ाई के स्टैंडर्ड, बेशक अभी हमारे सरकारी स्कूलों में काम होने की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन जो प्राइवेट इदारे हैं वो पढ़ाई के मामले में अपना किरदार बहुत अच्छे से भी निभा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि आपके बच्चे नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, और उसके बाद घर आकर आपके पेरेंट्स को भी सिखा रहे हैं। तो इसी तरह ही क्योंकि हम सब उर्दू में कमज़ोर, इंग्लिश में भी हम कमजोर हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब हम वो होता है, हम कहीं के भी नहीं रहते बाज़-औक़ात कि ना हमें उर्दू ठीक से आ रही होती है, ना हमें अंग्रेजी ठीक से आ रही होती है। ये एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम पढ़ के बड़े हुए हैं, ये हालात इसकी वजह से भी होते हैं। लेकिन देखिए, छोटी छोटी एफर्ट जो है, छोटी छोटी कोशिशें, वो सिस्टम को चेंज करेंगी, बेहतर करते हैं। एग्जैक्टली करेंगी। चलो जी, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम की। आज इत्तेफाक से मौसम कैसा रहेगा अभी बताते हैं। इत्तेफाक से कि मौसम कभी भी बदल जाता है ना। हमारे महकमा मौसम याद जो हमें इंफॉर्मेशन देते तो हम आप तक वो पहुंचा देते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम 5 ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 7 ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 13 ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 5 ज़्यादा 21। कोयटा में कम से कम 1 ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूरज चमक रहा है हर जगह पे, सिवाय लाहौर और कराची के। वहाँ पर हल्के हल्के से बादल हैं। लड़खड़ा से गया बादल सुन के। हल्के बादल कौन से होते हैं? मतलब थोड़े कम बादल है ना। हल्के बादल को हम कहते हैं कम बादल है। ये भी ठीक था जी, बिल्कुल। हल्के बादल यानी कम बादल। वैसे एक मामला ऐसा है कि उससे सारे बादल छट गए हैं। सही, वो है इंतखाबात का मामला। अब यही जो अमल शुरू हो चुका है इंतखाबात का, फाइनली आज से उसमें यह है कि अब लोग जो कह रहे होते थे ना, बाज़-औक़ात बात हो रही होती थी होंगे नहीं होंगे इलेक्शंस, तो एक्चुअली जो अमल है उसका वो शुरू हो चुका है। एग्जैक्टली, आज कागजात नामजदगी जारी किए जाएंगे। यानी आज 19 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा किए जारी किए जाएंगे। जिसने भी इंतखाबात में हिस्सा लेना, चाहे आपने भी इंतखाबात में हिस्सा लेना हो सबीन, आप आज जा सकती हैं और आप नॉमिनेशन पेपर ले सकते हैं। यानी जिसने भी अप्लाई करना है, यू कैन गो एंड गेट द पेपर। और अगर आपको जाहिर है कागजात नामजदगी जो है, उसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी फीस भी 30,000, जबकि सूबाई असेंबली के साथ 20,000 रुपए आपको जमा करवाने होंगे। पता है इन पैसों का क्या होता है? क्या होता है वैसे? हाँ, वैसे इन पैसों का क्या होता है? अच्छा, होता यह है कि जब आप अप्लाई करते हैं, जमानती मचल के होते हैं ये, और अगर आप बिल्कुल वोट ना ले पाए, एक परसेंटेज होती है, अगर उससे भी नीचे आपके वोटर्स रहें, अच्छा, तो फिर आपके पैसे वापस नहीं होते।
तो इसलिए आपको ये पैसे देने जरूरी है कि हर कोई नहीं जा सकता। अच्छा, यहाँ भी नहीं, मतलब इमेजिन करें अगर ना रखें सबीन तो हर कोई जाके ना शुगर लगाए कि वहाँ इंतखाबात लड़ते हैं। लेकिन इतनी बड़ी, वैसे बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं है एक तरह से। और मुझे भी देखिए हुकूमत का पैसा भी तो लग रहा होता है ना एक तरह से। पूरे इलेक्शंस कैंपेन को कितने करोड़ों रुपए इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ओवरऑल। अगर नहीं, लेकिन जो जीत जाता है उसके पैसे वापस हो जाते हैं ये वाले। जो जीत जाए या जिसके वोटर्स टर्न आउट बेहतर हो उसको पैसे वापस मिलते हैं, मिल जाते हैं। ये जो पैसे नहीं मिलते, मैं उनकी बात करूं कि अगर वो बिल्कुल ही शुगर लगाया हो तो उनको पैसे वापस नहीं मिलते फिर। लेकिन अदरवाइज ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इस इंतखाबी अमल पर और इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। रियासत पाकिस्तान का पैसा कौन सा पैसा होता है? आम का पैसा होता है। बिल्कुल, ज़ाहिर पैसा लगता है, आपका पैसा लगता है, हम सबका पैसा लगता है इसमें। और कल से क्या होगा? कल से बड़ा अहम दिन है जी। कल से लेकर यानी 3 दिन तक अगर हम बात करें तो इन 3 दिनों में जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा कराए जाने हैं। एट द सेम टाइम अभी तक वैसे उम्मीदवार फाइनल तो नहीं किए पॉलिटिकल पार्टीज ने भी। उम्मीदवार फाइनल नहीं किए। उम्मीदवारों को खुद भी नहीं पता कुछ को कि उन्होंने किस पार्टी में जाना है। कभी कुछ उम्मीदवार भी ऐसे भी हो, कहते हैं आज़ाद इलेक्शंस लड़ेंगे, कुछ कहते हैं वो IPP में जाएंगे या फिर किसी और जमात को ज्वाइन करेंगे। वो चले तो गए आप जिस जमात में जाना था, लेकिन अभी जाहिर है कुछ हल्के ऐसे होते हैं जो इतने हल्के नहीं होते, थोड़े भारी हो जाते हैं। सही बात है। वहाँ पर आपस में थोड़ी सी कॉम्पिटिशन हो जाता है और फिर उसमें होता ये है कि लड़ाई भी हो जाती है। जैसे कि दानियाल अजीज वाला मामला तो याद ही होगा आपको कि उसमें फिर क्या हुआ था। तो जनाब फिर ऐसे जब आपको टिकट ना मिल रहा हो, जब दूसरा उम्मीदवार भी आप ही की जमात का हो, उस हल्के से फिर मसला हो जाता है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है सलीन कि हमारे इस माहौल में जब हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, 51% ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ वुमेन, तो ऐसे में खवातीन की नुमाइंदगी कितनी है हमारे ऐवान में या कितनी होती है और खवातीन इस इंतखाबी अमल में कितना हिस्सा लेती हैं? कितनी ऐसी खवातीन हैं जो कि वाकई ये चाहती हैं कि वो इंतखाबी अमल का हिस्सा बने, यानी वो कागजात नामजदगी लें, और कितनी उनको स्पेस दी जाती है। ये भी बहुत मैटर करता है कि कितनी उनको स्पेस दी जाती है, कितनी सीट्स उनके लिए मुख्तस की जा रही होती हैं और क्या अपॉर्चुनिटी उनको दी जा रही होती है, वो मैटर कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। और जनरल इलेक्शंस में खवातीन किस हद तक हिस्सा लेती हैं और माहौल कितना बदला, इस पर हम कल बात भी करेंगे। लेकिन चूंकि इंतखाबी माहौल है, इस पर कमेंट करना बहुत अहम था। बढ़ते हैं जनाब आगे, दीगर खबरें शामिल करते हैं और बात अब खेल के मैदान की करते हैं। पर्थ टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 पॉइंट्स कम हुए और टीम पर मैच फीस का 10% जुर्माना भी आयद किया गया है। पाकिस्तान ने मुकर्रर वक्त में हदफ से 2 ओवर्स कम कराए। कप्तान शान मसूद ने गलती का एतराफ़ किया और पर्थ टेस्ट में नाकामी के बाद पाकिस्तान का मेलबर्न में जो इम्तिहान है, ज़रा वो नेक्स्ट उनका एक इम्तिहान है और कौमी टीम आज मेलबर्न पहुंचेगी। 1 रोज़ का वो रेस्ट करेंगे और 21 दिसंबर को खिलाड़ी ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे और फिर 23 दिसंबर को विक्टोरिया 11 के खिलाफ 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच शेड्यूल है। दोनों टीमें 26 दिसंबर को मद्दे मुकाबला आएंगी। पहला हार गए हैं, अब लेट्स सी दूसरे में क्या होता है। शान मसूद माजरत से तो कुछ भी नहीं होता, ऑब्वियसली अब भारी जिम्मेदारी है और अगर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपने कप्तानी करनी है तो प्रेशर को कैसे डील करना है ये बहुत मैटर करता है। टीम को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि टीम भी अब एक चेंज से गुजर रही है। ज़ाहिर है पहले बाबर आजम की कप्तानी थी, एक लीडर जब चेंज होता है ऑब्वियसली तो पूरा सिस्टम एक चेंज हो रहा होता है, फर्क पड़ रहा होता है, तो बड़ा मैटर करता है। तो कैसे यहाँ पर अपने नर्व्स को कंट्रोल रख के लीडरशिप स्किल्स नजर आएंगी। माजरत से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस मैटर करता है। चले आगे बढ़ते हैं जी और ख़वातीन क्रिकेट टीम की बात करते हैं। पाकिस्तानी वुमेन्स टीम की बात करते हैं। न्यूजीलैंड को तीसरे वनडे में सुपर ओवर में शिकस्त दी है और इस तरह पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इसकी सरजमीन पर पहली वनडे फतह हासिल की है। अगरचे न्यूजीलैंड ने सीरीज तो जीती 2-1 से, लेकिन जो आखिरी मैच है उसमें पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। न्यूजीलैंड वुमेन्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान वुमेन्स ने 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 251 रन बनाए और स्कोर बराबर हुआ। सुपर ओवर में पाकिस्तान वुमेन्स ने बगैर किसी नुकसान के 11 रन स्कोर किए। आलिया रियाज ने 1 चौके की मदद से 8 रन बनाए और फातिमा सना ने 2 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम सादिया इकबाल के सुपर ओवर में 8 रन बना सके, लेकिन इस कोशिश में उसकी दोनों बैटर्स जो हैं वो आउट हो गई और मैच के बाद दोनों टीमों की जो खिलाड़ी हैं उनकी खुशगवार माहौल में मुलाकात भी हुई, गपशप लगाई उन्होंने। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम बात करें T20 की तो ज़ाहिर T20 में जिस तरह वाइट वॉश किया पाकिस्तानी वुमेन्स टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को, तो उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए कि पाकिस्तानी वुमेन्स टीम आउटस्टैंडिंग
आउटशाइंड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है T20 में स्पेशली, इन ओवरऑल अगर हम बात करें। अच्छा, एक वीडियो भी है हमारे पास जिसमें अच्छा बिस्मा मारूफ ने जो सोशल मीडिया पे वीडियो हमारे पास मौजूद है, वहाँ पर वो मैच के बाद पाकिस्तान में टीम की हिकमत अमली और जीत पर भी वो उन्होंने गुफ्तगू की और जाहिर है अप्रिशिएट भी किया। अच्छा, ये कहते हैं एम्पावर्ड वुमेन, खवातीन जो कि मैदान में जब उतरती हैं तो उसके बाद वो ये कर दिखाती हैं कि जहाँ पर लोग कहते हैं अच्छा जी एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं होती या ध्यान उतना ना दिया जा रहा हो, बेशक बट ऑब्वियसली एक चीज़ जो है वो बड़ी मैटर कर रही होती है कि आप किस तरह से अप्रिशिएट करें। आपको सुनवाते में बिस्मा मारूफ ने क्या कहा? बिल्कुल जी। लेकिन हम लोग जब अर्ली विकेट्स गिर गई उस वक्त बस आलिया से मेरी ये बात ये थी कि हम सिंपल क्रिकेट खेलेंगे, बेसिक्स पे रहेंगे और पार्टनरशिप डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और बाउंड्री हम लोग खुद मिल जाएगी, हम लोग बस जो स्ट्राइक है उसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और ऑलराउंडर शादाब खान की बात करते हैं जो कि दौरे न्यूजीलैंड से बाहर हो गए हैं। अच्छा, पाँव की इंजरी क्योंकि हुई है, पाँव की इंजरी का शिकार हुए हैं और इनकी इंजरी बेहतर होने में ज़ाहिर अभी मजीद 4 हफ्ते दरकार होंगे। 3 दिसंबर को देखा जाए तो वहाँ पर कराची में एग्जैक्टली वहाँ पर सार्क के खिलाफ खेलते हुए वो जख्मी हुए थे और कराची में नेशनल T20 मैच में फील्डिंग के दौरान शादाब खान का पाँव मुड़ गया था, जिसके बाद उन्हें पीठ पर बिठाकर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। तो ये वीडियो भी जब वायरल हुई तो उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की जाए तो उन्होंने नाराजगी का भी इजहार किया कि जख्मी खिलाड़ी को स्ट्रेचर पे क्यों नहीं लेकर जाया गया, उसको पीठ पर क्यों लेकर गया, जबकि तमाम मेडिकल सहूलियात वहाँ पर मुयस्सर थी। कोई ऐसा भी नहीं था कि फैसिलिटीज़ ना हो, लेकिन फैसिलिटीज़ भी थी, सब कुछ भी था, उसके बाद भी स्ट्रेचर नहीं आया बल्कि उनको पीठ पे बिठा कर लेकर गए जब उनका पाँव मुड़ा है। अच्छा, मुझे लगता है कि इसमें कोई मसला नहीं है अगर वो साथ कोई खिलाड़ी या एक बुरा माहौल बना होता है और अगर वो ले भी गए तो इसमें कोई मजायका तो नहीं है। As far as he is comfortable. हाँ, कंफर्टेबल एक अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक डेकोरम होता है एक जगह का और उसको रखना चाहिए सामने। बिकॉज देखिए इंजरी खुदा ना खास्ता कोई क्योंकि जब आप उठा रहे होते हैं, बिकॉज मेडिकल टीम जब वहाँ पर दे नो कि कहाँ से इंजरी है और वो उस लिहाज से आपको लेकर जा रहे होते हैं स्ट्रेचर पे। हो सकता है उन्होंने कहा जब तक स्ट्रेचर आएगा मैं खुद ही ले जाता हूँ, क्योंकि खुद से अगर आप उठाते हैं तो ये एक प्रैक्टिस होती है, एक ट्रेनिंग होती है कि खुदा ना खास्ता वो इंजरी खराब ना हो जाए या मजीद कोई चीज़ ना बिगड़ जाए। तो पीठ पर लेकर जाना ऑब्वियसली मेरे ख्याल है इस लिहाज से इट वाज़न्ट ओके। मुझे लगता है कोई मसला नहीं था। चले बढ़ते हैं, आप बताएं जी हमें आपके ख्याल में क्या था। मुझे लगता है कि तो एक बड़ा प्यार मोहब्बत का एक मुझे लगता है कि जगह अगर ट्रेन नहीं है और आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं तो मेडिकल टीम को वहां पर आना चाहिए और उस तरीके से नहीं, उस तरीके से आपको लेकर जाना चाहिए। ठीक है जी, दिस इज व्हाट आई। खवातीन से कौन जीत सकता है जी? वो जो कह रही है वो ठीक कह रही है, मेरी क्या और आपकी क्या मजाल है कि हम पे बात करें। ठीक है, अब सही है, खवातीन हमेशा ठीक होती हैं इसलिए। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद कचहरी में कल क्या हुआ इसकी बात कर लेते हैं। वकील के कोर्ट में मौजूद मोबाइल फोन फट गया। ये सुन के आप भी हैरान हो गए होंगे ये हुआ क्या है। खतरनाक ये वाकया हुआ है जनाब, और वकील को बड़ी देर से इसका इल्म हुआ। जब उठा धुआं तो तब महसूस हुआ कि कोई गड़बड़ हो चुकी है, कोई खतरा है, और कोर्ट उतार कर उन्होंने फौरन से फेंक दिया। मुतासर वकील ने कहा कि मोबाइल जेब में डाला हुआ था और अचानक महसूस हुआ कि धुआं उठ रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि रात को मोबाइल फ़ोन मुकम्मल चार्ज किया था, पावर बैंक भी नहीं लगा हुआ था। ना जाने ये वाकया ऐसे क्यों हुआ, लेकिन शुक्र है कि किसी भी किस्म का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ इसके साथ साथ। अच्छा, वही कह रहे हैं कि तफ्तीश भी ज़ाहिर होगी, बातचीत भी हो रही है कि क्यों हुआ। खुद से ज़ाहिर वो इन्वेस्टिगेट खुद तो कर रहे हैं ना कि आखिर ये मामला किस तरह से हो गया कोर्ट के अंदर। बड़ी हैरानगी की बात है कि ऐसे कैसे धुआं निकलने लगा फ़ोन से, और उसके बाद जैसे ही धुआं निकल रहा था तो देन ही गॉट टू नो कि ये हो रहा है, और उसके बाद जल्दी से उन्होंने मोबाइल निकाल के फेंका और ऑब्वियसली वो फट गया। एग्जैक्टली। चलें जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। एक 60 साल पुरानी गाड़ी है सबीन, और कीमत अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगी। 60 साल पुरानी गाड़ी और कीमत जो है उसकी 14 अरब में, ऐसा ही है 14 अरब। Can you imagine? 1962 की फरारी की हम बात करें, न्यूयॉर्क में बोली लगी और उसके दौरान रिकॉर्ड कीमत में ये फरोख्त हुई है। बहुत महंगी बोली के बहुत महंगी बहुत ज्यादा महंगी, बल्कि क्या ये नायाब नस्ल की गाड़ी थी? नस्ल की गाड़ी थी। अच्छा, मैंने कहा ना जज्बात में आके उन्होंने कहा कि ठीक है ये 60 साल पुरानी गाड़ी है। तो अच्छा, कुछ लोगों को देखे अगर उनके पास पैसा है और उनको शौक है तो वो फिर शौक का कोई मोल नहीं होता। ये बहुत मैटर करता है। तो उनको शौक होगा तो उन्होंने कहा कि वो इतने पैसे स्पेंड कर सकते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे है। आगे बढ़ते हैं जी। ये तो एक महंगी सी गाड़ी की बात हुई है, अब एक महंगे से लिबास की बात करते हैं। शहजादी डयाना, इनका पहना लिबास 30 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद में फरोख्त हुआ है, और नीलामी करने वाले ने 3.25 करोड़ में फरोख्त होने का अंदाजा लगाया था।
लेकिन फरोख्त उससे कहीं ज्यादा कीमत में हुआ। और डियाना ने 1985 में ये लिबास पहना था, बीमार बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने का। ऑब्वियसली देखा जाए तो वो किस तरीके से काम करती होती थी, चाहे कोई भी हो, ह्यूमैनिटी को किस तरह से प्रमोट कर रही होती थी, ह्यूमैनिटी को किस तरह से वो करती। तो ज़ाहिर है लोगों की एक वाबस्तगी है, लोगों का एक मोहब्बत है और उसका एक्सप्रेशन है जैसे वो करती थी, और आज तक देखे वो लोगों के दिलों में जिंदा है। एग्जैक्टली। सबसे आगे में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करते हैं सियासी माहौल की, और इस सियासी माहौल में सियासी जमातें किस तरह से बयानियां लेकर अवाम में जा रही हैं, बात तो उसकी भी करेंगे। लेकिन अगर PMLN की बात करें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मट्टी पाओ आगे बढ़ो से अब नहीं पहले एहतसाब करो के बयानिए पर फिर से घूम कर पहुंच गए हैं। लेकिन वो एहतसाब की डिमांड कर किससे रहे हैं, ये अब तक नून लीग रहनुमाओं को भी मालूम नहीं, चूंकि जब सवाल किया जाता है तो थोड़ा जवाब कंफ्यूजिंग होता है। और इलेक्शन की सारी गहमा गहमी में सारी जमातें मैक्सिमम शेयर बटोरना चाहती हैं। मुस्लिम लीग नून की बात करें, जरा वो सीट एडजस्टमेंट के ऐलानात तो कर रहे हैं डिफरेंट जमातों के साथ, लेकिन एग्जैक्ट मामला सामने आ नहीं रहा। ऐसे में कुछ रहनुमा ऐसे भी हैं जिनके हवाले से ये खबरें भी आ रही थी कि वो हैं तो बड़े करीबी, लेकिन टिकट उनको भी नहीं मिला। अब ज़ाहिर है आज कागज़ात नामजदगी का दिन है, लेने का दिन है, फिर उसके बाद जमा होंगे। तो ऐसे में क्या वाकई डिसाइड हो गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स होंगे PMLN के? इस पर आज बात कर लेते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा PMLN खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खुर्रम साहब, इजलास ज़ाहिर इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये सवाल बड़ा अहम है कि आप लोग फील्ड में कब जाएंगे, PMLN जलसे कब करेगी, कब ऐसा माहौल बनेगा कि वाकई नजर आएगा कि PMLN बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इजलास जो हैं ये दरअसल मुस्लिम लीग नून को जिन मर्द व ख़वातीन ने पूरे मुल्क से दरख्वास्त दी है टिकट की, उनके इंटरव्यू हो रहे हैं। अच्छा। तो लिहाजा ये तमाम इजलास जो हैं ये बराह रास्त मुल्क के हर कोने में इलेक्शन लड़ने की तैयारी है। और इस दफ़ा मियां नवाज शरीफ ने हर जो उम्मीदवार है उसकी गुफ्तगू खुद सुनी है, उनसे मुलाकात की है। तो एक बड़ा अरक्रेजी से ये सारा प्रोसेस हो रहा है और बड़ी संजीदगी से हो रहा है, क्योंकि मुल्क को चैलेंजेस जो दरपेश हैं उसमें हमें भी अपना काम जो है संजीदगी से करना है। और इंशाल्लाह जब 22 तारीख को आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी जमा कराने की, उसके फ़ौरन बाद मुस्लिम लीग नून की जो अवामी कैंपेन है उसका आगाज़ भी हो जाएगा, और जो टिकटें अनाउंस करने का अमल है वो भी शुरू हो जाएगा। और ये जारी रहेगा 12 जनवरी तक, जिस दिन हतमी लिस्ट इशू होनी है उम्मीदवारों की। तो इलेक्शन कैंपेन तो दरअसल 26 दिन की होगी, 12 जनवरी से 8 फरवरी तक। ठीक हो गया। अच्छा खुर्रम साहब, मियां साहब के हवाले से अगर बात की जाए, मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क को आगे ले जाने की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है उनकी बातचीत से कि अभी तक वो माजी में ही हैं, माजी से पीछा नहीं वो छुड़ा पा रहे, इक़्तिदार से निकालने वालों का अब वो एहतसाब चाहते हैं। मुल्क को आगे ले जाने की बात मजीद नहीं हो रही है, सिर्फ यही बात हो रही है कि अब जिन्होंने उनको निकाला था ज़ाहिर है उनका एहतसाब होना ज़रूरी है। एहतसाब किस तरीके से होगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और इस बयानिए से अवाम क्या मतलब ले? अब जी, दो बातें हैं। एक तो किसी ने कहा है, मैं उसका एक उर्दू तर्जमा कर देता हूँ, कि जो लोग तारीख से सबक नहीं सीखते, तारीख आके उनके सर पे थोड़ा मारती है और उन्हें बताते हैं कि इससे सबक सीखो। तो हमारा सबक मुल्क में बार बार इन 76 सालों में गैर आइनी अमल का है, फौजी आमरीत का है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान की सियासत में दखल अंदाजी का है, मुख्तलिफ इशूज़ हैं ये सब। और अगर हमने उनसे सबक नहीं सीखा, अब जो अभी तक नहीं सीखा, तो हम देख रहे हैं कि ये अमल बार बार हो रहा है और इससे मुल्क पीछे जा रहा है। अभी हमने जो एक बड़े खौफनाक और जहरीले तजर्बा इमरानी का अजाब भी सहा है, तो उससे हम सबको ये समझ आनी चाहिए कि जब तक हम अपनी अगली नस्लों पर ये वाज़े नहीं कर देते कि ये जो काम हुए हैं ये चलें, अब तारीख का हिस्सा है, लेकिन अब दोबारा नहीं होंगे, तो उसके लिए ये सच सामने आना जरूरी है। अच्छा, एहतसाब कैसे होगा, सवाल ये है। हाँ, मैं इसी पर आ रहा हूँ। देखिए, एहतसाब का एक तरीका 10 साल पहले मुस्लिम लीग नून इख्तियार कर चुकी है। अगर मैं याद करा दूं, इसी महीने में 10 साल पहले 2013 में रिटायर्ड और अब मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ को अदालत में लेकर जाया गया था, उन पर केस चलाया गया था गैर आइनी अमल करने का।
उसका नतीजा फिर हमने भुगता। उसका जो रिएक्शन आया वो इमरानी धरने की सूरत में आया, उसका रिएक्शन डॉन लीग्स की सूरत में आया, नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत में आया, मुस्लिम लीग नून के और जो इलेक्शन का प्रोसेस था 2018 में उसमें बदतरीन धांधली की सूरत में आया। उसका नतीजा मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन थे 2018 के बाद उनकी नाहक 22 महीने हमजा शहबाज ने जेल काटी, उनकी सूरत में आया। तो लिहाजा अब जो बात मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं वो ये है कि हमें हिसाब करना है, हमें शुमार करना है कि किस किस ने ये गैर आईनी अमल किए हैं, ताकि हम इससे सबक क्या इससे हम ये समझें, आगे बढ़ना है। क्या इससे हम ये समझें कि अगर आप लोगों की हुकूमत आती है तो सबसे पहले एहतसाब होगा, सबसे पहले जो मियां। अच्छा जी, मैं बड़ा वाज़ेह हूं जी इसमें जी, मुस्लिम लीग बड़ी वाज़ेह है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून को अगर अल्लाह ताला ने करम किया और पाकिस्तान की अवाम की हमायत हासिल हुई तो पहली तरजीह महंगाई में कमी है। अच्छा, दूसरी तरजीह रुपए की कदर में इस्तेहकाम है और तीसरी तरजीह पाकिस्तान के नौजवान मर्दों ख़वातीन के लिए नया रोजगार पैदा करना है। ये पहली 3 तरजीहात मैंने आपके सामने रख दी हैं। ये एक ऐसा अमल है, ये जो जिसको हम एहतसाब नहीं कहेंगे, जिसकी बेहतर मिसाल जो साउथ अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना था, जिसके जरिए एक ऐसा कुछ आर्जी तौर पर इदारा कायम किया गया जहां इन सब अशखास को जिन्होंने माजी में इस किस्म के गैर आईनी काम किए थे उनको मौका दिया गया कि वो आएं और आकर अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, और उसमें फिर सजा का आंसर नहीं था, सच के साथ सबक सीखने का आंसर था। अच्छा, यानी खुर्रम साहब, यानी जो एक बात होती है ट्रुथ कमीशन की, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से सियासी रहनुमा आप ही के साथी ये बात करते हैं कि ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए और माजी में जिसने जो गलती की है वो कौम के सामने आनी चाहिए। और आपकी इस बात से मैं यही समझाऊं कि ट्रुथ कमीशन बनेगा और जिसने जो गलती की है वो आके कह देगा कि जी मुझसे गलती हुई है, सजा नहीं मिलेगी। जो कौम का पैसा जाया हुआ, जो वक्त जाया हुआ, जो कौम ने सफर किया, जो अवाम ने सफर किया, उसका मदावा नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ये होगा कि आई एम सॉरी। देखिए ना जी, फिर जैसा मैंने कहा, हम ये तजर्बा जेल में डालने का कर चुके हैं और उसका पाकिस्तान की जो हाकमियत का निज़ाम है, मुस्लिम लीग नून ने पिछले 9 साल से इसको भुगत रहे हम जी, कि वो जो परवेज मुशर्रफ को हमने अदालत में खड़ा किया जी। तो लिहाजा हमें तो अपने अमूमी हालात को देखकर आगे बढ़ना है। एक तरफ फौजी आमरीत है और दूसरी तरफ इमरानी फाशिज्म है। तो सर अगर इतना दिल बड़ा किया है तो अगर बानी चेयरमैन भी आके कह देते हैं आई एम सॉरी, तो फिर क्या करेंगे जी? वो सिर्फ सॉरी भी कहेंगे, उनको ये भी मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में उनके अलावा भी लोग हैं जो सियासी हकीकत हैं, जिनको पाकिस्तान की अवाम की हमायत हासिल है, और उनको ये भी पीछे हटना पड़ेगा कि उनके अलावा सब लोग डाकू नहीं हैं, गद्दार नहीं है, काफर नहीं है, जानवर नहीं है। तो लिहाजा जब तक हम ये जो रूल्स ऑफ द गेम की बुनियाद दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो मुख्तलिफ तजर्बात से मुस्लिम लीग नून ने तो सीखा है और यही मियां नवाज शरीफ का जो बहुत अथाह तजर्बा है, यही वजह है कि वो वही बेहतरीन पोजीशन में है मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए। चलिए सर, वो देखा जाएगा, क्योंकि तजुर्बात अगर मुल्क पे किए जाएं, ज़रा लीडरशिप को तजुर्बात की ज़रूरत नहीं होती है, लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत होती है जिससे मुल्क को आगे वो लेकर चले जाएं। अच्छा, नून लीग की अगर बात की जाए तो खुर्रम साहब, रूठे हुओं को मनाया जा रहा है। अभी मैं शाइख खाकान अब्बासी साहब की भी बात कर रही हूँ यहाँ पे। जाहिर है एक सीनियर रहनुमा है। जी, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? आप ऐड कर लें, फिर मैं सवाल करती हूँ। जी, मैं आपसे इख्तलाफ करना चाह रहा हूँ। लीडरशिप का जो तजुर्बा है उसमें कराची शहर को अमन दिलाना भी है। लीडरशिप का जो तजुर्बा है उसमें पाकिस्तान को में लोड शेडिंग ख़त्म करना भी है। लीडरशिप का तजुर्बा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी जंग अफवाज पाकिस्तान से मिलकर लड़ना भी है। जो तजुर्बा है वो लीडरशिप का, वो पाकिस्तान में महंगाई को 2015-16 में तारीख की सबसे कम सतह पर लाना भी है। इख्तिलाफ हमें भी करने की इजाजत दे दें, एक इख्तिलाफ हमें भी करने दें सर। 11 माह की हुकूमत में ये सब क्यों नहीं हो सका? नहीं, अगर इतनी चीजें आप गिनवा रहे हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन जहां इतना काम लोड शेडिंग खत्म करने पर किया था आपकी हुकूमत ने, ट्रांसमिशन लाइंस पर भी काम कर लेते सर, तो आज भी फिर मसला ना होता।
जो गलतियां में सर वो माननी पड़ेंगी ना। ये अर्ज कर रहा हूं कि तजुर्बा इंतहाई अहम है, क्योंकि जिसने पहले करके दिखाया है उसकी सबसे बेहतर क्वालिफिकेशन है, क्योंकि बाकी सब तो ये काम नहीं कर सके, नाकाम रहे हैं तमाम बाकी सियासी जमातें। इसीलिए हमारा यानी आप कह रहे हैं मियां साहब की सीवी हैवी है। ये जो बात मैं कर रहा हूं जी। ये हकाइक पर मबनी है, ये कोई सियासी नारा नहीं है। आप अपनी राय रखने का हक रखते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी के हकाइक क्रिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल हम हकाइक क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर सवाल करना तो हमारा फर्ज है और हक भी है, और हम सवाल आपसे जरूर कर रहे हैं इसका। अच्छा खुर्रम साहब, चलें आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कशन को थोड़ा आगे भी बढ़ाते हैं। अब मैंने वही बात की कि रूठे हुओं को क्या मनाया जा रहा है। अभी मैं शाइख हकान अब्बासी साहब की बात कर रही हूँ, सारे सीनियर रहनुमा हैं और बार बार ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ उनके कायद भी हैं, लंदन में जाके मुलाकात भी की उन्होंने, लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि शायद वो पार्टी छोड़ने का सोच रहे हैं। तो कितने हकाइक इसमें, जरा अब हकाइक बताइएगा। मना रहे हैं जी, हकाइक ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी का कीमती असासा थे और हैं और रहेंगे। सिर्फ हमारी उनसे इस्तदा यही है कि जहां वो तनकीद कर रहे हैं, अगर उनके पास मुल्क को आगे लेकर जाने का मुआशी मसाइल के हवाले से या दूसरी पॉलिसीज के हवाले से अगर कोई हल मौजूद है तो हम सबके साथ शेयर करें, ताकि हम फिर उसकी बुनियाद पर अपनी पॉलिसी की तरतीब दे सकें। अभी तक उनकी तरफ से सिर्फ इख्तलाफ आया है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, पार्टी के लिए उन्होंने भी बहुत है कि आप लोग ज़ाहिर उनके हवाले से बड़ा एक अच्छा रवैया आप लोगों की तरफ से भी है। ठीक, एक और बात सर, इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बात की थी सरफराज बुगटी साहब से मुतालिक कि वो नून लीग में आ रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ सर कि वो पीपल्स पार्टी में चले गए? क्या टिकट नहीं दिया आप लोगों ने, हुआ क्या? जी, वो कोई मुकामी सतह पर ही टिकट का मामला है जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। अच्छा। और ये ऐसे फैसले जो हैं ये अब आपको ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टिकटों के फैसले अब आ रहे हैं। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी वो दानियाल अजीज साहब से मुतालिक भी है, उनकी मुलाकात भी हुई मियाँ साहब से, सुना है कि माजरत भी की उन्होंने एहसन इकबाल वाले बयान पर। तो क्या वाकई ऐसा हुआ और फिर उसके बाद अभी मामला आगे बढ़ गया है, क्योंकि टिकट तो फिर भी नहीं मिला उनको, या मिल गया तो बता दें? जी, मुझे ये तवक्को है कि मेरे भाई दानियाल अजीज जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे अपने हलके में, जहां से वो पहले भी MNA और उनकी जो अहलियां हैं वो भी रह चुकी हैं। अच्छा। तो वो फिर एक दफा नून की तरफ से इंतखाब लड़ेंगे। ठीक है जी, टिकट मिल रहा है उनको, ये आपने सारा खबर दे दी। फिर एक और अहम सवाल कराची से मुतालिक, ज़रा चूंकि बहुत बात PMLN की तरफ से की जा रही है कि कराची को आप लोग कहते हैं कि जी अमन का गहवारा भी आपने बनाया, तरक्की के सफ़र पर आप लेकर जाएंगे, तो ऐसे में मरियम नवाज साहिबा क्या वाकई वो कराची से इंतखाब लड़ेंगी? ये फैसला हो गया है? जी नहीं, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तीनों में से कोई एक जरूर कराची से इस दफा उम्मीदवार होंगे कौमी असेंबली के लिए। यानी मुशावरत इस पे हो रही है कि इन तीनों में से एक उम्मीदवार होगा कराची से होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछली दफा 2018 में शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार थे, बिल्कुल जबरदस्ती हराया गया चंद 100 वोटों से। लेकिन कराची की तरक्की जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए और पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बेहद अहम है कि कराची भी हर लिहाज से 21वीं सदी का शहर होना चाहिए। उसके शहरियों को जो तमाम शहरी सहूलियात हैं वो फराहम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम तैयार हैं एक दफ़ा फिर कराची से ना सिर्फ इंतखाब लड़ने के लिए बल्कि कराची को एक फैसला कुन तरक्की की सड़क पर डालने के लिए। ठीक हो गया खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। नाजरीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। निगरां पंजाब हुकूमत ने मुल्क में मसनूई बारिश का पहला कामयाब तजुर्बा कर लिया है, जिसमें लाहौर के 10 इलाकों में बूंदाबांदी हुई है और अब शहर में स्मोक के सूरत हाल की बेहतरी की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। उम्मीद ही की जा सकती है, हालांकि कल जिस तरह के विजुअल्स शेयर हो रहे थे सोशल मीडिया पे, इतना फॉगी वेदर था वहाँ पर, स्मॉगी वेदर था, वाकई फॉगी कहने का दिल नहीं करता, इतना स्मॉगी वेदर था कि देखकर हैरान, तो तकरीबन जीरो विजिबिलिटी थी जो वीडियोस हमें नजर आई हैं। इवन उस बारिश के बाद भी आप देखें नेक्स्ट मॉर्निंग ये भले कहा गया निगरां वज़ीर आला की तरफ से कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बारिश के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 तक आ चुका है, लेकिन ज़रा 200 इट्सेल्फ, इस पर सवाल तो उठते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं आर्टिफिशियल रेन की, तो UAE का तैयारा इसमें इस्तेमाल किया गया। अमरीकी साख्ता ये तैयारा था, बीच क्राफ्ट C-90 मॉडल, और UAE एयर फोर्स की मिल्कियत है और इस कामयाब तजर्बे के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
जो है वो हुआ। लेकिन सवाल ये है कि भले कहा जा रहा हो कि वो अतिया किया गया, नहीं गिफ्ट दिया गया आपने, लेकिन फिर भी एक कॉस्ट तो इसके साथ अटैच होती है। भी, और क्या इसका फायदा होगा मुस्तकबिल में, क्या होगा, ये बड़ा मैटर कर रहा होता है फ्यूचर में। एग्जैक्टली ज़रा आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। एक तो ये कि अगर पाकिस्तान में स्पेशली ऐसे इलाकों में जहाँ पर स्मॉग है वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन से कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि हर बार तो आपके दोस्त ममालिक आपको एक क्राफ्ट नहीं देंगे ना, आपको खुद करना पड़ेगा, नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि वैसे कॉस्ट कितनी आती है, कितना ये एक ऐसा मामला होता है कि जिसमें आपको वाकई भी सोचना पड़ता है कि वो कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि ये ना हो कि आप इतनी कॉस्ट लगा दें बेनिफिट उसका कम हो, अगर नेक्स्ट डे आपकी फिर स्मॉग है तो फिर फायदा नहीं है। इस पर डिटेल से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डीजी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब ज़हीर अब्बास मलिक साहब और जवाद मिमन माहिर मौसमियात साथ मौजूद हैं। ज़हीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जब हम बात आर्टिफिशियल रेन की कर रहे हैं तो ऐसे में ज़रूर आपसे ये कॉमेंट लेना चाहूँगा, कितना फ़ायदा हुआ, कितना कामयाब तजुर्बा था जो लाहौर में 2 रोज़ पहले आर्टिफिशियल रेन हुई? फ़ायदा था कि आपके लाहौर का और आपके लाहौर की जितनी सराउंडिंग्स थी उसमें एक कंसिडरेबल फ़र्क आया। आपका AQI जो एक कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा था, उसमें जवाद साहब मुझसे एग्री करेंगे, उसमें एक फिनोमेना होता है टेम्परेचर इन्वर्जन का भी होता है, तो उसको भी उसको सेटल डाउन करने में और जितने पोल्यूटेंट सस्पेंड हो चुके थे एटमॉस्फेयर में उनको ख़त्म करने में फ़ायदा हुआ। और आपका एक बहुत मेजर जो था वो आपका AQI कंसिडरेबली नीचे चला गया। अब क्योंकि आजकल जो पंजाब का एनवायरनमेंट है इसमें आप तो अभी उसको भी स्मॉग कह रहे हैं, इनफैक्ट इट्स नॉट स्मॉग, ये फॉग है। सो फॉग में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए अभी आने वाले जो कुछ दिन होंगे उसमें इस फॉग की वजह से वो जो अगर कोई पोल्यूटेंट्स जो लोकल लेवल के ऊपर, क्योंकि अब स्टबल बर्निंग का इशू तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, देयर आर फ्यू प्लेसेस कि जहां ठीक है। अच्छा ज़हीर साहब, जरा ये भी बताइएगा आप कितने और इस तरह के तजुर्बात किए जाएंगे, कितनी मरतबा मजीद आर्टिफिशियल रेन की जाएगी, और स्पेशली मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि तकरीबन अगर आप बता सकें तो कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है? बेशक UAE की तरफ से गिफ्ट भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगी, तो तकरीबन कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और कितने तजुर्बात किए जाएंगे अभी मजीद? देखें ये जो डिसीजन होते हैं ये आइसोलेशन में नहीं लिए जाते, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपने सामने रखना होता है। इसकी आपने जो लेकिन सर कितनी ज़रूरत है ये बताइएगा आप, ज़ाहिर है आपको पता है, आप सिचुएशन देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, कितनी ज़रूरत मजीद है, आपको अंदाजन क्या लगता है? आपका AQI लेवल एक कंसिडरेबल लेवल से एक टॉलरेबल लेवल से जब ऊपर जाता है तो उसको नीचे लाने का फिलहाल और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि बारिश हो। देयर आर सर्टन अदर थिंग्स एज वेल जिसके ज़रिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं और उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। बट देन अगेन अगर आप अपने घर को साफ कर लेंगे और अगर आपकी गली साफ है या साथ वाला मोहल्ला आपका ख़राब है तो क्या उसका इम्पैक्ट आपकी तरफ नहीं आएगा? इस चीज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर है ज़हीर साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये वाहिद हल है। अगर ये वाहिद हल है तो क्या हम हर दफ़ा UAE की तरफ देखेंगे, किसी और मुल्क की तरफ देखेंगे, या हमारे पास अपना कोई सिस्टम डेवलप हो रहा है कि हम खुद कर सकें ये? बिल्कुल, हम इसके ऊपर हमारा 2 जो हैं वर्किंग ग्रुप्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, क्योंकि वो एक टेक्निकल टीम है जिसने बहुत सारी चीज़ों को फाइनलाइज करना है कि कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगे। साथ जवाद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगे। जवाद साहब, जिस तरह से ज़हीर साहब बता रहे हैं कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और ज़ाहिर है मसनूई बारिश ही बरसानी पड़ेगी, तो क्या वाकई पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है? आर्टिफिशियल रेन ही एक वाहिद ऑप्शन बचा है? क्योंकि वो भी तब होता है जब ऑलरेडी बादल होते हैं। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान हो या दुनिया की दूसरी भी कोई और जगह हो, फिलहाल अगर इस चीज़ से हमें काउंटर करना है स्मॉग से स्पेशली, तो इसका जो वाहिद हल है वो एसएच तो वो आर्टिफिशियल रेन ही है। लेकिन देखें ये जो सारी चीज़ है ये टेम्परेरी बेसिस पे है, इससे कोई बहुत बड़ा आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं ले सकते। टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो ज़रूर इससे इफेक्ट आता है। जिस तरह अभी रिसेंट जो प्रोजेक्ट किया गया उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट आया, लेकिन जिस तरह आपने भी बताया अपने स्टार्ट में कि नेक्स्ट डे ही जो है वो AQI लेवल दोबारा जो है वो अपने उसी लेवल पे थे, वही अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी और हैजर्डस लेवल पे थे। तो ये टेम्परेरी फिक्स है सारे। बात अगर की जाए तो इस पे बेहतर ये है कि लॉन्ग टर्म जो हमारे पास जो इस चीज़ का सोल्यूशन है उस पे जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो लगा के जो है उस पे एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है।
रिसोर्सेज जाहिर है वो लॉन्ग टर्म इसका जो इम्पैक्ट है उसकी तरफ लगानी पड़ेगी, जो कि बहुत सारी एहतियात की धुआं छोड़ती गाड़ियों का पे पाबंदी लगाई जाए, जो क्रॉप्स हैं उनको कम से कम जलाया जाए और बाकी इकदाम लिए जाएं। तो बस वैसे ओवरऑल मैं रिसोर्सेज का ही सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अभी कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है? बेशक गिफ्ट भी किया गया है, लेकिन कितनी कॉस्ट लगी है हमारी अपनी इस आर्टिफिशियल रेन को बरसाने में? देखिए एसएच तो इसमें जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है इसमें एसएच तो हमारी कोई कॉस्ट नहीं लगी है, सिर्फ कुछ इसमें ऑफिशियल वर्डिक्ट में ये जरूर मेंशन किया गया था कि वाटर एक्सपेंसेस जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन वैसे जवाब भाई, वैसे एक आर्टिफिशियल रेन का कॉस्ट क्या होता है? वैसे देखिए शुएब भाई, डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे जो है उसे मेंटेन कर रहे हैं। अगर शॉर्ट स्पेल होता है तो भी ये लाखों करोड़ों में आता है। अगर आपके पास होम ग्रोन कोई फैसिलिटी नहीं है और अगर आप इसे कहीं से जो है वो इंपोर्ट करते हैं या किसी के ताउन के साथ अगर आप लेते हैं तो फिर एयरक्राफ्ट के कॉस्ट हैं, इसके फ्यूल के कॉस्ट हैं, फिर जो केमिकल इटसेल्फ जो सिल्वर आयोडाइड जो यूज किया जाता है ये भी एक महंगा होता है केमिकल। उसके साथ साथ जो इसको जो तरीकेकार और उसके जो भी सारे प्रोसेस हैं, ये जाहिर सी बात है कि लाखों करोड़ों में जो है वो इसकी जो है वो कॉस्ट जाती है। अगर आप इसे बाहर से कहीं से जो है वो होम ग्रोन अगर कोई चीज होती है तो ऑब्वियसली उसमें काफी ज्यादा फर्क आता है, लेकिन ये इस वक्त बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान ये एक एक्सपेंसिव फिक्स है फिलहाल। ओके, लेकिन यही एक वाहिद हल है इस वक्त अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें? आप भी इससे एग्री करते हैं? देखिए बिल्कुल, देखें शुएब भाई, शॉर्ट टर्म में तो ये एक वाहिद ही हल है कि बारिश हो, और चाहे वो नेचुरली हो या ऐसे जो आर्टिफिशियल रेन जो है वो इसे किया जाए। फिलहाल शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा जो बेस्ट सोल्यूशन है और जो सबसे रैपिडली जो काम कर सकता है वो बारिश ही है। ठीक है। अच्छा ज़हीर साहब, ये तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस की बात है, जरा लॉन्ग टर्म पे जरूर कमेंट कीजिएगा। आपने जिस तरह पहले भी कहा था कि माजी में जो हुकूमतें हैं उन्होंने भी काम तो किया, लेकिन ऐसे में ज़रा 3-4 एलिमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करना, ज़रूर बताएं कितने मुंतकिल हो गए। फसलों की बाकियात को जलाना, कितना उस पर हमने काम किया। ऐसे में वो मिल्स बंद होने, जैसे स्टील मिल्स या ऐसे बहुत सी और हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको बंद करना पड़ता है और पड़ना चाहिए, वरना तो मसला ख़राब होगा। और एट द सेम टाइम अपनी गाड़ियों को मुंतकिल करना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, क्योंकि हम ये तो नहीं कर सकते कि जब भी सवाल उठे कि भाई स्मॉग है तो जवाब आए जी वो तो दिल्ली से आ रहा है। देखें, आपने 3-4 बातें की हैं। वी आर क्वाइट कॉग्निजेंट के हमारी जो है वो पोल्यूशन इन्वेंट्री क्या है, इसमें जो हमारे लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हैं जो हमारे फ़िज़ा को ख़राब करते हैं वो क्या है। आपने ब्रिक किलन्स का नाम लिया, आपने ट्रांसपोर्ट का लिया, आपने स्टबल बर्निंग का लिया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा जी इंडस्ट्री का भी मैं आता हूँ, इंडस्ट्री का भी लिया आपने। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ और जवाद साहब उससे एग्री करेंगे। वो हमारे जब हम इसकी पोल्यूशन की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन की, यहाँ पे तो हमारा सबसे बड़ा मसला एक फ्यूजिटिव डस्ट है। जो मिट्टी जो है वो सड़कों के किनारों के ऊपर जो है इकट्ठी हो जाती है और जब गाड़ियाँ उसके ऊपर चलती हैं और वो एक बड़ी राइप कंडीशन होती है, वेदर कंडीशन, जिसकी वजह से वो सारे पार्टिकल्स जो हैं बाकी सॉल्ट्स के साथ मिलके वो सस्पेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा AQI ख़राब होता है। सो अब इन सारी चीज़ों के ऊपर साइमल्टेनियसली हमने काम शुरू किया। और मैंने जब शुरू में स्टेटमेंट आपको दी थी कि इस साल पिछले साल की निस्बत जो 2022 था उससे 16% जो है हमारा AQI नीचे रहा है ऑन एवरेज में इसकी बात कर रहा हूं जी। तो उसमें यह है कि आपने बात की टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी नहीं होता, मेथोडोलॉजी होती है ब्रिक्स को स्टैक करने की। तो हमारे जितने ब्रिक किलन्स हैं अराउंड 72% जो है इस वक्त की भी मेरे पास रिपोर्ट है कि वो जिगजैग मेथोडोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और जो जिगजैग मेथोडोलॉजी पे काम नहीं करेगा हम उसको काम नहीं करने देंगे। ट्रांसपोर्ट की बात आ गई तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और जो लाहौर ट्रैफिक पुलिस है वो बड़ा डेडिकेटेडली इसके ऊपर काम कर रहा है। मसला ये है कि ये अगेन एक इतना बड़ा मैसिव का इशू है कि सब ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं और जाहिर है स्टेप्स अगर लिए जाएंगे सही तरीके से तो उसका इम्पैक्ट हमें नजर आएगा आगे चल के। ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया, जवाद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। बहुत हंसते हुए आप भी आ रहे हैं। इस्लामाबाद में सजने लगा है कहकहो का मेला। मारूफ कॉमेडियन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दावर महमूद का स्टैंड अप कॉमेडी शो
नो ऑफेंस इस्लामाबाद के शहरों को जबरदस्त तफरी फराहम कर रहा है और शो का आगाज 14 दिसंबर को हो गया है और ये 24 दिसंबर तक रोजाना जो है वो गंदारा सिटीजंस क्लब में मुनक्किद होगा, यानी F9 पार्क गेट नंबर 5 जहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन, जहाँ कोविड वैक्सीन होती थी उस तरफ से हमने कहा कि बता दें जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन हुई थी वहां पर ये मुनक्किद हुआ है और इसके जरिए पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। कॉमेडी का टीका लग रहा है, कॉमेडी का टीका लग रहा है, बिल्कुल जी। तो इस हवाले से बात करते हैं। दावर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। टिकट सब बिक गए? तकरीबन आखिरी हफ्ता रह गया, सैटरडे संडे, और उससे पहले सब सोल्ड आउट हो गया। और उसके बाद फिर अब हमने लाहौर जाना है जनवरी में, फिर कराची जाएंगे फरवरी में। और नो ऑफेंस नाम रखने की वजह ये थी कि नाराज़ नहीं होना, मजाक है ये, सिर्फ जोक्स। आजकल हम बड़े सेंसिटिव हुए हैं तो हमसे ना ज़्यादा हंसते, थोड़ा सा हंसने के बाद ये तो कुछ ज़्यादा ही कह दिया इसने, तो वो इसलिए तो हमने पहले ही नाम पे मैंने कहा यार कि मुझे मारना नहीं, बाकी आप आए हंसें, हैव अ गुड टाइम। ये मेरी जिंदगी का पहला वन मैन शो। यस, आपने इससे पहले स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं की? स्टैंड अप कॉमेडी नहीं की, मोस्टली मैं पर्दे के पीछे ही रहा। एक्टर्स तैयार करना मुझे आता है, वही मुझे शौक है। बट ये एक ऐसा वो था कि मैं बड़ा हुआ हूँ स्टैंड अप कॉमेडी देखते हुए, तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं, एक ट्राई मारते हैं। तो इस्लामाबाद वालों का ज़ौक़ कैसा लगा यार? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कमाल है। जैसे अब कराची में मैं जब गया तो कराची को ना पंजाबी ह्यूमर ज़्यादा समझ नहीं आता, ठीक है, तो वहाँ मैं जोक्स मारने कम कर दी हैं, बल्कि बंद ही कर दी हैं। एक लड़की से मिला कराची में, तो उनका नाम था वो, तो वो मुझसे मिली, कहती दावर, मैंने कहा जी, कहती हेलो दावर, दिस इज़ मरियम बंदूक वाला। तो मैंने कहा हेलो मरियम, दिस इज़ दावर बंदूक के बगैर। ये रिएक्शन चाह रहा था मैं, लेकिन उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा कि कौन गांव से उठ के आ गया, कौन जाहिल आदमी। तो उसके बाद मैंने कहा चुप रहो, कराची वो तो बड़े तमीज़, तहजीब और कहक़हे और लहजा और कैंची, और हमारे यहाँ पंजाबी तो किसी भी बात पे हंस लेते हैं ना। तो इस्लामाबाद वाले जिंदा दिल निकले, बहुत जो कहते हैं सो जाते हैं, इनका कोई ज़ौक़ नहीं है। अमूमन कहा जा रहा है, कराची वाले तो स्पेशली कह रहे होते हैं। नहीं, ऐड कर दें कराची वालों के लिए, नो ऑफेंस जी, माइंड नहीं करनी कोई बात। सारे इश्तिहार कराची से मिल रहे हैं भाई, नो ऑफेंस। आप लोग नाराज है ना, नाराज किसी को नहीं करना, यही आपका मकसद है, नाराज नहीं करना, नाराज नहीं होना, एंजॉय करना है। तो जब कॉमेडी खत्म होती है, 90 मिनट्स की है, 60 मिनट्स की है, उसके बाद क्या माहौल होता है? यार उसके बाद बस हिचकियाँ निकल रही होती है और लोग कह रहे होते हैं, मैं तो भाग जाता हूँ। ओके, क्योंकि अब अगर 10 प्यार करने वाले हों और एक डंडा लेके आ जाए मारने के लिए, बंदूक लेके भी कोई, हाँ, तो आपको अंदाजा नहीं ना। मैं तो उसी वक्त मैं वैसे फिल्मों में वो भी होता है ना, अक्सर नहीं पसंद आ रही थी कॉमेडी या ज्यादा ऑफेंस, जब ऑफेंड हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो टमाटर भी पड़ रहे होते हैं। नहीं यार, मतलब बहुत कुछ हुआ हुआ है लोगों के साथ। कल वो एक हमारा ओपनर है जो मुझसे पहले परफॉर्म करता है, उसका एक जोक नहीं चला, वो 10 मिनट लगा रहा, सन्नाटा पूरे हॉल में। एक बंदे ने कहा कि यार ये फोन बुक ले ले, ये फोन बुक में से नंबर पढ़ ले, वो ज्यादा फनी है तेरे जोक से। तो ऑडियंस ऐसे भी कर जाती है बात। अच्छा दावर, कैसा अब बेचारे पर्दे के पीछे हुए एक्टर्स को तैयार करते थे, अब कैसा लग रहा है खुद परफॉर्म करके? क्या डर होता है, नर्वस होते हैं, या एक्टर्स बेचारों पे तरस आता है कि जो मैं उनको डांटता था उनके साथ करता था, अब मेरे साथ भी हो रहा है? नहीं, ये मॉन्स्टर ही अलग है कि थिएटर में स्टोरी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉल्व, कॉस्ट्यूम्स, सेट चेंजेस, इसमें कुछ भी नहीं। इसमें एक बंदा है तो, और 500 बंदा आके बैठ गया, चलो हंसाओ, और हंसाना सबसे मुश्किल काम है। और हाँ, और वो भी आजकल के दौर में, एब्सोल्युटली, जहाँ मतलब हर कोई इतना परेशान हुआ हुआ है, तो उस वक्त, लेकिन उन सबको चाहिए, मैंने फील ये किया कि हर कोई डिस्ट्रैक्ट होना चाहता है कि थोड़ी देर के लिए एब्सोल्युटली डिस्कनेक्ट हो जरा उस रूटीन से और एंजॉय करे। रोज की कॉमेडी सेम है या कि वो सिचुएशनल कॉमेडी हो रही होती है? नहीं, मेरा सेट तो तैयार है, वो बट जाहिर है कभी कभी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि सबीन आगे तो आपने कोई और पॉइंट मार दिया। यार जैसे मैंने एक जोक मारा लड़कियों पे ना, तो उस पे जो मैंने मारा तो वहां से एक लड़के, सुनाने के काबिल है यहाँ? अच्छा, वो सुनाने के काबिल है जी। तो वहाँ एक लड़के की आवाज ना ऑडियंस में, मैं कहा भाई ये ना करो यार, ये जो मुझे मार पड़ेगी लड़कियों की वजह से, तुम लोगों की वजह से पड़ेगी। क्योंकि मर्द है ना, हमें ना चीखने की इजाजत है, ना शोर मचाने की इजाजत है, या आपने बाथरूम में फिसल के मर जाना, या दिल में दर्द होनी, हार्ट अटैक, सीधा गए, खत्म कहानी। तो वो जो मेरे शो पे आते हैं ना, तो वो जैसे क्रिकेट मैच में नहीं पागल हो जाते, मैंने कहा यार प्लीज तू रिलैक्स। वो लड़कियों को ज्यादा इस पे गुस्सा आता है कि ये क्यों इतना खुश चिढ़ा क्यों रहे हैं, इसकी ऐसी की तैसी। तो ये नहीं, वो लड़कियों का देखिए, मैंने बस एक जैसे शो में मैंने बात की कि
लड़कियां बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाती हैं, बहुत जल्दी आराम आया सभी? नहीं ऐसा नहीं होता। मर्द नाराज नहीं होता। कुछ कह लेना मर्दों के बारे में, या फ्रॉडी के मर्द फ्रॉडी होते हैं, चवल होते हैं, वो कहेंगे हाँ चवल तो हम है, बात खत्म। लड़कियां नाराज हो जाती। अच्छा, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, मतलब चवल है तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि वो चवल है, मतलब वो ऑफेंड नहीं होता। कुछ कह दे मर्द को वो ऑफेंड करते हैं, अच्छी बात है। अच्छा, दावर से कोई कुछ परफॉर्म करवा ले, आप मुझे आंखें मत निकाले, I'll do the balance। कुछ परफॉर्म करवा लेते हैं ना, कुछ थोड़ा बहुत। आप यहाँ पर आए हुए दावर स्टेज पर तो देखा, अब यहाँ पर स्टूडियो में भी हम देखना चाहते हैं, कुछ परफॉर्म करके बताएं हम। जैसे जी कैरेक्टर में आए ना। 3, 2, 1 इन योर कैरेक्टर। लड़कियों पे नहीं, ऑडियंस यहाँ पे 500 नहीं, कितनी है, करोड़ों की, मिलियंस की। जैसे मैं बताया शो में कि मैं और मेरी दोस्त टेलीविजन देख रहे थे, तो उस पर मानूर बलोच का इंटरव्यू आया। मानूर बलोच हमारा क्रश थी जब हम सब छोटे होते थे। तो मेरी दोस्त ने कहा इंटरव्यू देख, मानूर बलोच कह रही थी आई एम 57 ईयर्स ओल्ड। मेरी दोस्त ने कहा काश मैं भी ऐसी ही दिखूं जब मैं 57 की हो जाऊं। तो मैंने कहा तुम अभी नहीं दिखती हो ऐसी, तो नाराज हो गई। ये था। मैं जब कराची गया था पहली दफ़ा तो 16 साल का था। आई एम 34 नाउ। ओके। और बस तो ये 1 मिनट, ये जोक था। हाँ नहीं ये फैक्ट है। आई एम 34। ओके जी। नहीं तो इतने आप शौक क्यों है? 34 34 साल के हो सकते हैं वो। मैं हूँ 17.5 का। आपके होते हैं ना 14.25। आप लोग तो यंग हैं, you guys are young kids। अच्छा, ये आपको कितने साल के लगते हैं? जवान ही लगते हैं मुझे तकरीबन। अच्छा, आपको अगर इनकी एज जज करनी हो 23-24 मेरे ख्याल से। नहीं, थैंक यू दावर, कि मैंने बहुत ज्यादा बोल दी, बहुत ज्यादा बता दी। अच्छा हो। बस इतना कहता हूँ, हाँ, अगर वाकई आपकी 34 साल है हाँ, तो मेरी आपसे ज्यादा है। ओहो। 23 + 12। अच्छा ओके। I might be wrong, मैंने भी जज किया है, मतलब मैंने तुक्का लगाया है। छोड़ो इस टॉपिक को, मैंने तुक्का लगाया। अच्छा, वैसे एज पे वाकई लोग ऑफेंड होते हैं यार? मतलब ऑफेंड होने को तो लोग किसी भी चीज पे ऑफेंड हो जाते हैं। पहले वाला दौर इजी था जब हम बड़े हो रहे थे ना, 90s का। आपको सबीन वाला दौर, तो कुछ भी आप कह सकते थे उसमें मोटा था, और उसमें गंजा था, और उसमें लूला था, और लंगड़ा था। और अब तो आपने कुछ कहा कैंसल कल्चर आ गया। फिर ये मीडिया वाले, आप वो ब्लॉगर्स वगैरह आप देखें, उनकी शर्तें क्या होती हैं। नहीं, लूले का रोल की कास्टिंग के लिए लूले को ही क्यों नहीं लिया? क्योंकि फिर वो एक्टिंग नहीं कर रहा। मैं बचपन से ही इस रोल की तैयारी कर। यार ये एक्टिंग तो, अब आप अगली बात क्या करेंगे? कातिल के लिए आप कातिल को ही क्यों नहीं कास्ट करते? हमारे पास भरे पड़े। ये आप ना करें ना, मतलब अजीब शर्तें रखने शुरू हो गए। इससे ज्यादा मैं नहीं सुनाऊंगा अपने शो में। चूंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने भी थोड़ा सी बात की कि किसी भी ड्रामे में किसी शख्स को जब ट्रांसजेंडर का रोल दिया जाता है, वो कहता है अब हमें ये रोल क्यों नहीं देते? अब इससे मुझे आपकी बात बड़ा वजन है, वो एक्टर नहीं होते। मैंने अपने प्लेस में बुलाया हुआ है, मेरे प्ले में कैरेक्टर था ट्रांसजेंडर का, तो हमने असली ट्रांसजेंडर बुलाने का, आओ ट्राई करो। उसे हुआ ही नहीं बेचारे से। वो 10-15 दिन लगी रही जो भी, तो वो नहीं कर पाए। एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। वो नहीं है ना एक्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं भी अपॉर्चुनिटीज ना दी जा रही है, और टैलेंट तो किसी में भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि इतने ट्रांसजेंडर से किसी में भी एक्टिंग टैलेंट ना हो सकता है। आप ट्रेन करें, आप तैयार करें तो आप एक्टिंग कर सकते हैं। ऐसे उठ के आके आपको लगता है कि आप कर लेंगे परफॉर्म, दैट इज जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन। मतलब गलत बात है वो। जबरदस्त। अच्छा, आप बताएं कि जो नो ऑफेंस है, कौन ना देखने आए? नहीं यार, सबको देखना चाहिए। सिर्फ ये है कि अंडर 18 बच्चे अलाउड नहीं है। तो क्योंकि कुछ बिलो द बेल्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप अपनी अम्मी के साथ या अब्बू या बहन के साथ या दावर ने कहाँ बुला लिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। बट क्यों हम, क्योंकि टॉपिक है मियाँ बीवी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लड़का लड़की, ये पूरा टॉपिक ही मेरा ही है। तो मैं क्यों चाहूंगा कि लाजमी है। हाँ, 100%। हर लड़का लड़की को नहीं मारा होगा तुम हो ऐसी, और हर लड़की लड़के को नहीं मारी होगी तुम हो ऐसे। 100%। चलें जी, जबरदस्त। जिसने देख लिया वो फीडबैक दे, और जो अभी तक नहीं गया नो ऑफेंस देखने के लिए, दोबारा बता रहे हैं आपको हम कि आपने गेट नंबर 5 F9 पार्क का, वहां पर आपने जाना है, और वहां पर गंधारा सिटीजन क्लब है जहां पर नो ऑफेंस लगा हुआ है। 7:30 आपको पहुंचना है, बिकॉज 7:45 डोर्स क्लोज्ड। 8 बजे स्टार्ट होता है। 60 मिनट्स की स्टैंड अप कॉमेडी है, दावर खुद कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम। बड़ा एंजॉय करेंगे आप। थैंक यू सो मच दावर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू, बड़ा मजा आया जी गपशप लगा के। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। अब एक सवाल मेरा आपसे भी है और एक सवाल मेरा आपसे भी है। ओके। क्या आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रेफर करते हैं शादी के बाद, या फिर आप सिंगल रहना ही पसंद करते हैं?
मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को जॉइंट फैमिली सिस्टम मतलब आपको ये नहीं होता कि शादी के बाद जिस तरह कहा जा रहा होता है कि लड़की की भी डिमांड होती है, लड़के की भी अक्सर का ख्वाहिश इस चीज़ की होती है कि अलग से घर होना चाहिए जिसमें आप हो, आपका हस्बैंड हो और आपके बच्चे हों, ना कि ये कि आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। आई प्रेफर जॉइंट फैमिली सिस्टम। अच्छा, आप ये प्रेफर करते हैं ज़ाहिर नाज़रीन भी, लेकिन अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अपने फ़ायदे भी हैं लेकिन ज़ाहिर उसके नुकसान भी हैं एक तरह से। तो इसी हवाले से आज जरा बात करते हैं। आप भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, वो भी हम शामिल करेंगे इस वक्त। या अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई इशू है कैसे ठीक करें, और अगर सेपरेट रहते हैं और आपको लगता है कि वो आपके लिए एक चैलेंज है तो उसको कैसे आप बेहतर करें। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहते होंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ों को उनको डील नहीं करना आता होगा, जिसकी वजह से वो नहीं रह पा रहे होंगे और उनको अलग से रहना पड़ रहा होता है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमें इस वक्त मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपकी ज़ाती राय क्या है वैसे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम या कि शादी के बाद अलग घर, बिल्कुल अलग जिंदगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो एक इंडिविजुअल सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है ना। Agreed. फर्ज करें कोई शख्स जो है वो माँ बाप का इकलौता बेटा है, उसके वालिदैन दोनों बीमार हैं, तो उसको अपनी फैमिली के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आपको जो हमारा दीनी मिजाज है ना, उसको मैं अगर आपको बयान करूं तो जिस लड़के की आप शादी कर देना उसके बाद उसको अलग रहना चाहिए। ओके। और वो लड़का जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली हैंडल नहीं कर सकता, अपनी बीवी को, बच्चों को इंडिपेंडेंटली हैंडल नहीं कर सकता, शायद वो भी तैयार नहीं है शादी के लिए। लिहाजा अगर आप मेरी जाती राय पूछें तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर है कि एक अलग यूनिट, क्योंकि फैमिली जो एक यूनिट होता है ना, वो एक्चुअली हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे ही होते हैं। और जब आप अपने बच्चे की शादी कर देते हैं तो आप एक्चुअली ये डिक्लेयर करते हैं कि अब ये एडल्ट हो गया है, ये मैच्योर इनफ है, ये अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो लिहाजा उसको अपने खानदान की बुनियाद एक अलग बुनियाद पर करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से वसाइल इजाजत ना देते हों, अगर किसी वजह से वसाइल इजाजत ना देते हों, तो फिर भी एक छत के नीचे रहते हुए भी उस छोटी सी फैमिली की अपनी ऑटोनॉमी जरूर होनी चाहिए। ये जो है ना कि हम सारे बहन भाई एक ही बर्ची खाने से खाना खाते हैं, हमारा एक ही कंबाइंड सिस्टम है, हम सारे पैसे कमा के अब्बा जी को दे देते हैं और अब्बा जी फिर सयामी घर में खर्च करती हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये नफसियाती तौर पर कोई बहुत ही ज़बरदस्त इसका कोई फ़ायदा होता है। जो एक फैमिली हो जाए, अगर तो वो अलग रह सकते हैं तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, और अगर अलग नहीं रह सकते तो एक छत के नीचे भी उनकी कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी ज़रूर होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, वैसे ज़्यादातर हमने ये भी देखा है कि जो लोग हैं, अगर आप थोड़ा सा सेपरेट रह रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट भी होता है, और आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी बाकी बहन भाइयों के साथ, आप बाकी फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्टेड भी रह रहे होते हैं, क्योंकि एक जो सिर्फ डिस्टेंस होता है वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है शादी के बाद। ये मेरी अपनी राय है। अच्छा, इस पर एक सवाल तो करेंगे, लेकिन एक कॉलर भी है डॉक्टर साहब हमारे साथ, जफर मुख्तार है हमारे, जफर मोहसिन हमारे साथ है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जफर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। जफर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मौजू से मुताल्लिक? बेटा मौजू बहुत माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, इंसानों से जुड़ा हुआ मौजू है, और जैसा डॉक्टर साहब फरमा रहे थे वो परिंदों में तो शुरू होते ही जैसे बलूगत आती है तो वो सेपरेट हो जाते हैं, जानवरों में भी इसी तरह होता है। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक अल्लाह ने खल्क की है कि जो एक दूसरे के लिए मजबूर और मोहताज है। बतख का बच्चा निकलते ही पानी की तरफ जाएगा, नेचर है। मुर्गी का बच्चा खुश्की पे जाएगा, नेचर है। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो एक दूसरे के मजबूर और मोहताज बनाए अल्लाह ताला ने। तो हमें पेरेंट्स की सूरत में, फैमिली की सूरत में, रिलेशन की सूरत में, बुजुर्गों की सूरत में हमें उनका तजर्बा भी मिलता है। बड़ा अच्छा लगता है इंसान को आज़ाद फिरना, गैर जिम्मेदार रहना, बड़ा तफरीह करना। लेकिन उसे जिम्मेदारियां जब आती है और ये बुजुर्गों की सोहबत और ये तजर्बे जरूरी हैं, तो मैं तो 100% इस हक में हूँ बेटा कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, और उसमें यानी अच्छाई और बुराई को हम कवर करते हैं। हर चीज़ में अच्छाई और बुराई है। तना भी इंसान रहते हैं, वो टार्जन की कहानी हमने पढ़ी थी, अकेला जंगल में आज तक रह रहा है 100 साल से। इंसानों को एक साथ रहना जरूरी है ताकि बुजुर्गों का तजर्बा आए, और मरते दम तक। ये क्या बात हुई कि आप थोड़ी सी देर के लिए
तन्हा है, फिर मिलेंगे, कभी शादी पे मिलेंगे, कभी मौत पे, मैयत पे मिलेंगे। जब आपको मिलना ही है, थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस भी लाएं, एक दूसरे का एहतराम भी करें और एक दूसरे से सीखें। बड़ा एहतराम वाली बड़ी जबरदस्त बात की आपने कि एहतराम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज, वी ऑल कोएग्जिस्ट, ये चीज बड़ी, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एक सवाल भी है सबीन इसमें, डॉक्टर साहब मैं आपसे इस पर राय लूंगा। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, बसद एहतराम मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, ये राय क्यों होती है कि अगर कोई अलग हो रहा है तो वो शायद जिम्मेदारियों से भाग रहा है? ये राय क्यों है कि वो आजाद रहना चाहता है? ये राय क्यों है कि वो याशी करना चाहता है, वो इसलिए अलग हो रहा है? देखिए, ये हमारी एक ना यहाँ के हिंदुस्तान पाकिस्तान की ना एक साइकोलॉजी है, और ये इसके बहुत से नुकसानात हैं। इसकी वजह से हमारी फैमिली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है, खास तौर पर बच्चियों के साथ बहुत ज्यादती होती है, और खानदान इससे मजबूत होने की बजाय कमजोर होता है। ये जो बुजुर्ग फरमा रहे हैं, ये एक आइडियल सिचुएशन है, ये बहुत जबरदस्त है कि तमाम लोग तरबियत याफ्ता हों, तमाम लोग जो हैं एक सब्र और कनात और शुक्र के साथ एक साए के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन जिस तरीके से दुनिया एक पूरा इज्तमाई शऊर माशरे का चेंज हो रहा है, इसमें हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारा कि हम अपने बच्चों को 30-30, 40-40 साल के बच्चों को भी अपनी मुट्ठी से और अपने उसमें से छतरी के नीचे से निकलना ही नहीं देना चाह रहे होते। तो जिस वक्त अब मैं आपको एक बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, पेरेंटिंग के तमाम उसूलों के तहत बताता हूं कि जब आपका बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, एक्चुअली उसको किसी पेरेंटिंग की जरूरत नहीं होती। वो एक एडल्ट होता है, आपने जो उसकी आबियारी करनी हो, जो उसकी तरबियत करनी हो, जो उसका पैटर्न बनाना हो, जो पहले 7-8 साल के अंदर बन जाता है। उसके बाद वो बच्चा जो है उसी पैटर्न के हिसाब से अपने ऊपर फिर इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करके और फिर अपनी एक जिंदगी गुजारता है। तो इसलिए ठीक है अगर हम सारे के सारे इकट्ठे एक छत में रहना चाहें और उस तरीके से फिर आपस में लड़ते लड़ते भी रहें, कुड़ते भी रहें, एक दूसरे के खिलाफ भी करते रहें। बच्चों की नफ्सियाती तरबियत पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, वो बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। और सबसे अहम बात ये होती है कि हम कहते हैं जी साथ तो रह रहे हैं ना भाई, आपस में साथ तो है ना, पर ऐसे साथ का कोई फायदा नहीं होता जिसमें आपके बच्चे सफर कर रहे हैं, आप खुद सफर कर रहे हैं और साथ में आप जिस औरत को ब्याह कर अपने घर में लेके आए वो सफर करिए। सब लोग जब सफर कर रहे हैं फिर उसके बाद ऐसे साथ रहने का क्या फायदा? इससे तो बेहतर है कि आप अलग से रहें और अलग से मतलब टाइम भी दें, अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड भी रहे, लेकिन अपना एक अलग सिस्टम आपका अपना फैमिली सिस्टम हो। राशिद अली कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस्लामाबाद से हमें कॉल की है। जी डॉक्टर साहब एक कॉल ले लेते हैं पहले। राशिद साहब जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। मैं अपना ओपिनियन ये बताना चाहता हूँ कि जो अलग रहना है वो जॉइंट फैमिली से ज़्यादा बेहतर होता है। तो मेरी ये पर्सनल राय ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके जो भी खानदान इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अलग रह सकते हैं उनके बच्चे, तो उनको चाहिए कि उनको बच्चों को अलग रहने देना चाहिए। इससे आपस में उनका जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा रहता है। जब वो एक ही घर में रहेंगे तो उनके मसले मसाइल बहुत ज्यादा होंगे, लड़ाई झगड़े बच्चों के इस तरह बहुत ज्यादा। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया राशिद साहब। अलहदा रहेंगे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा पाएंगे। डॉक्टर साहब ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बच्चे अलहदा होते हैं वो वाकई ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, उनको पता है कि अपनी जिम्मेदारियां हमने उठानी है, निभानी है, तो वो ज्यादा तक दो भी करते हैं। वरना तो जिंदगी ऐसे हो जाती है कि बस डिपेंडेंट हैं, अपने बड़ों पे डिपेंडेंट है, और ये कतई अच्छी बात नहीं है। बात यह है कि जो किसी भी माशरे का यूनिट है ना वो खानदान होता है। जिस तरह हमारी बॉडी का एक यूनिट जो है वो सेल है और एक मैटर का जो यूनिट है वो एक एटम या मॉलिक्यूल है, इसी तरीके से इस माशरे का एक यूनिट खानदान है। अच्छा, और जैसे एक बड़े दरख्त में से एक शाखें निकलती हैं और फिर नई कौपलें फूटती हैं और उसके बाद फिर एक नए दरख्त का आगाज होता है, इसी तरीके से वालिदैन अपनी जिम्मेदारी पूरी करके अपने बच्चों को बड़ा करके फिर उनको इंडिपेंडेंट कर दें। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि वो उनकी तरबियत में कोताही रह गई है, कमी रह गई है। उनके बच्चे इतने मैच्योर नहीं हो सके कि एक नए खानदान की बुनियाद रख सकते हो। और दूसरा मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे बच्चों की तरबियत का मैं जिम्मेदार हूं, यानी उनके दादा दादी नाना नानी उसके जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस बात से कतन ये ना समझा जाए कि अगर वालिदैन को जरूरत है वालिदैन बच्चों की फिजिकली, जैसे मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था, फर्ज करें वालिद जो हैं वो अपनी लुक आफ्टर नहीं कर सकते, वो बीमार हैं, वालदा बहुत बीमार हैं, ऐसी सूरत में तो पूरे के पूरे खानदान की जिम्मेदारी है। फिर तो वो बेटा चाहे बेटा हो बहू हो, वो सारे के सारे बेटियां हो, वो आके अपने वालिदैन की लुक आफ्टर करें। वो तो फिर एक इंसानी मसला हो जाता है।
लेकिन अगर और वालिदैन को अपनी जिंदगी को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि वो बच्चों को ऑटोनमस करें और अपने सामने फलता फूलता देखें। अगर हम पाकिस्तान की सोसाइटी के हिसाब से और जो बातें मैं कर रहा हूं उसके हिसाब से देखूं, मेरे लिए बहुत आइडियल होगी कि इतने वसाइल हों कि एक घर में छोटे छोटे यूनिट के तौर पर लोग रह सकें, यानी कि उनका डाइनिंग रूम इकट्ठा हो, यानी उनका लिविंग रूम इकट्ठा हो, मगर वो अपने बच्चों के साथ एक छोटी सी यूनिटी के साथ एक अपने हिसाब से जिंदगी को गुजार सके, जो कि हर कपल का हक भी है, हर फैमिली का हक भी है कि वो अपने लिहाज से अपने सिस्टम को रन कर सके, फैमिली सिस्टम को, और अपने बच्चों की तरबियत अपने हिसाब से कर सके, जहाँ पर उनके बच्चों के पे कोई किसी भी किस्म का कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर ना हो और वो सफ़र ना करे, एक बेहतरीन इंसान बने। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।